चलिए, तो ब्रैग्स लॉ पे बेस एक ही न्यूमेरिकल आता है, उसके एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। इजी न्यूमेरिकल है। अगर आपको पता है ब्रैग्स लॉ होता क्या है, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा के। अगर आपको ये फार्मूला याद है ब्रैग्स लॉ का, हालांकि ये वहाँ तो याद हो ही जाएगा, कहाँ, फिजिक्स में, तो कर ही लेंगे हम, है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। देखिए हम पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है अभी बताऊंगा, ऑप्टिक्स में पढ़ना है वैसे। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज फ्रॉम निकल क्रिस्टल एट एन एंगल ऑफ, एंगल दे रखा है 11.8 डिग्री, ठीक है। इफ़ द प्लेन्स आर 0.281 नैनोमीटर अपार्ट, 0.281 नैनोमीटर अपार्ट, फाइंड वेवलेंथ। लैम्डा आपको निकालना है। अब मैं आपको डिफ्रैक्शन समझाता हूँ। होता क्या है, आपने पढ़ा था लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। पर क्या होता है, जब ये लाइट एक शार्प ऑब्जेक्ट पे पड़ती है या शार्प कॉर्नर्स पे पड़ती है, जैसे डायमंड होता है उसमें कैरेट होता है, कोई चीज़ 20 कैरेट की है, उसका मतलब क्या है, उसमें 20 कट्स होंगे, 20 एजेस होंगे। जैसे कोहिनूर है 198 कैरेट का है, तो उसमें 198 कट्स होंगे, ऐसी चीज़ें। तो ये जो कट्स होते हैं, अगर मैं आपको सिंपली बात बताऊं, ये जो कट्स है इनका अगर साइज़ जो है, अगर वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल हो जाए, अगर कट्स या जो आपके ऑब्स्टेकल हैं या कॉर्नर्स हैं उनका साइज़ अगर वेवलेंथ के कंपैरेबल हो जाए, तो लाइट अपने डायरेक्शन से बेंट हो जाती है। लाइट जो है अब सीधे नहीं जा पाती, रेक्टिलिनियर नहीं जा पाती, बेंट हो जाती है, ऐसे या ऐसे। इस चीज़ को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। डिटेल में मैं आपको, क्योंकि केमिस्ट्री है ये, ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मेरी मजबूरियाँ हैं, तो इसलिए हम इतना ही समझेंगे। चलिए, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब n की वैल्यू हो जाएगी आपके 1, ठीक है। और एंगल आपको दे रखा है कितना, थीटा 11.8 डिग्री दे रखा है। कुछ और भी दे रखा होगा, साइन की वैल्यू भी दे रखी होगी, नहीं दे रखी, दे रखी है, बाद में बताऊंगा, पर वो अभी नहीं, ठीक है। हो गया। इसके बाद प्लेन्स आर 0.281 नैनोमीटर अपार्ट, ये डी हो गया आपका 0.281, मैंने सीधा बोला ना, वैल्यू डालने वाले आते हैं। डी हो गया, लैम्डा आपको निकालना है। अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, तब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, और फिर मैं साइन की वैल्यू भी आपको बता दूंगा। जनरली क्या होता है, ये जो एंगल दिया है ये थीटा ना होके 2 थीटा है, ये पूरा एंगल होता है ये। और जबकि हमें आधा लेना होता है, आधा, पूरा नहीं लेना होता, ये पूरी चीज़ 2 थीटा होती है, हमें सिर्फ थीटा लेना है एंगल, ठीक है। इन्होंने पूरा दिया रहता है, मतलब ये 2 थीटा होता है, और हमें फार्मूले में कितना यूज़ करना है, थीटा यूज़ करना है। तो अब मैं जाके गिवन में ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा क्वेश्चन में कि इसका आधा क्या होगा, 5.9 होगा, नहीं, हाँ। और साइन 5.9 डिग्री की वैल्यू आपकी जो है वो आपकी है 0.1028। आप पे तो कैल्सी हैं, राजा हैं आप, तो वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, 0.1028 है, ठीक है। तो याद रखना, जो एंगल आपको दिया है वो पूरा एंगल होगा, है ना, होल एंगल, पूरा एंगल। जैसे कोन होता है, तो कोन में पूरा एंगल देते हैं, पर हम सेमी वर्टिकल लेते हैं, 2 अल्फ़ा नहीं लेते, सिर्फ अल्फ़ा लेते हैं, वही वाली बात है ना। स्लैंट एंगल है ये। चलिए फार्मूला लगाते हैं। हमें पता है कि 2d sin थीटा n लैम्डा होता है। 2d sin थीटा कितने के बराबर होता है आपका, n लैम्डा के। वैल्यू डालते हैं 2, यस। d की वैल्यू देखिए, नैनो में करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो 0.281 है, नैनो में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -9 लगाएंगे, ठीक है। और साइन लिखा, एंड देन थीटा इज़ योर
5.9 डिग्री, आधा लेना पड़ेगा ना। 2 थीटा अगर ये है तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और ये बराबर है n की वैल्यू 1 हो गई और बच्चे लैम्डा 1, लैम्डा ये है ना, n की वैल्यू 1 हो गई। तो अब जरा यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालिए। क्या आप लैम्डा नैनो में ही रखना चाहते हो? जी सर, नैनो में ही रखना चाहते हैं। तो बच्चों चेंज मत करो, फिर ये नैनोमीटर में ही रहा, ठीक है। लैम्डा नैनोमीटर में ही लगाओ। साइन 5.9 तो 2 इंटू 0.281 हुआ, और साइन 5.9 की वैल्यू आपकी 0.1028 है। इसको सॉल्व करो, नैनोमीटर में आंसर निकालो। कितना आएगा देखते हैं। 2 टाइम्स 0.281, ओके, देन मल्टीप्लाई बाई 0.1028। बेटा ये आपका आ रहा है 0.05 नैनोमीटर, बहुत छोटी वेवलेंथ, 0.05 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन गन ज़्यादा दूर नहीं रखते हैं ना, इसलिए छोटी वेवलेंथ आई। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 सेकेंड। बहुत तेज़ी से जाएगा और कम डिस्टेंस है, इसलिए कम वेवलेंथ आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से मिलता जुलता इसी का, और फिर इसे टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिटा रहा हूँ। जो आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप पे है कि आपको बोल रहा है अ सैंपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्केटर एक्सरे जिसकी वेवलेंथ दे रखी 70.93 पिकोमीटर, इतनी दे रखी, एट एन एंगल 2 थीटा इज इक्वल टू 14.66 डिग्री। इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, मतलब n की वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हुआ ना, स्केटर हुआ। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। बड़ी राम कहानी है, पर बस प्लेन्स ही निकालना है, ये समझेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे साइन की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो आप लोग निकाल लोगे ना साइन की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो मैं सीधा आंसर लिखूँगा। देखिए वेवलेंथ आपको दे रखी लैम्डा 70.93 पिकोमीटर, और क्योंकि डिस्टेंस आपका नैनोमीटर में या कुछ में भी रहे, इसे चेंज करना ही फ़ायदे में रहेगा। तो 70.93 पिको मतलब 10 की पावर -12, तो ये आपका मीटर में आ गया। एंड देन आपका सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 है, और फिर आपका सिंगल थीटा एंगल क्या होगा? 2 थीटा अगर 14.66 है तो 7.33 डिग्री आएगा। 3 का 33 का दुगना 66, 7 का दुगना 14, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं 2D साथ में साइन थीटा बराबर कितने के? n लैम्डा के। तो d की वैल्यू क्या हुई? n लैम्डा बाई 2 साइन थीटा, यही हुई ना, ठीक है। n की वैल्यू 2, लैम्डा आपका 70.93 इंटू 10 की पावर -12, 2 नीचे भी है, और साइन आपको 7.33 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी। CBSE वाले बच्चों को दे रखी होगी, सॉल्व करना, साइन 7.33 की वैल्यू डालना, आपका आंसर जो आएगा वो आ रहा है 555.9 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। इसका मतलब आप इसे सॉल्व करके बोल सकते हो 555.9 पिकोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 555.9 पिकोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? शाबाश बच्चों। अब ये चीज़ हो जाए तो एक क्वेश्चन आप और करिए, फिर मैं आपको उसको समझ ही लिया ना, तो दूसरी चीज़ ऐसे ही लिखा दूंगा। कभी डेरिवेशन आती नहीं है, पर थोड़ा सा डेरिवेशन से समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम पे है वो कुछ ऐसी है हम पे। देखिए मैं तो पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरा पढ़ा दूँ सारा ही। देखिए नेक्स्ट चीज़ आप पे है, इफ़ दी, क्वेश्चन ही है, इफ़ दी रेडियस ऑफ, भूल गए क्या? याद है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कितने घेरते हैं? टेट्रा को 4 घेरते हैं, ऑक्टा को कितने घेरते हैं? 6 घेरते हैं, है ना।
ठीक है। उसके बाद इफ़ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन close packing is capital R. Derive relation between small r and कैपिटल R, दोनों के बीच में रिलेशन आपको निकालनी है। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि वॉइड जो है उसे स्पेरिकल मान के उसका रेडियस स्मॉल r मानो और एटम्स का रेडियस आपका कैपिटल R है, तो आपको स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन बनानी है। ठीक है, करते हैं इसे, एक काम करते हैं, जरा हम क्लोज पैकिंग दिखाई देते हैं। तो हमने 4 एटम माने, ऐसे 4 एटम ठीक से बनाना, कटोरी ले लेना डिवाइडर, उससे बना ला। ठीक है, ये हमने 4 एटम बनाए। ठीक है, और बीच में मैंने अपनी वॉइड का ये मान लिया ऐसे। ठीक है, अब उन्होंने बोला वॉइड का रेडियस, ये कॉमन सेंटर हो गया, उन्होंने बोला वॉइड का रेडियस ये चीज़ ये होगा स्मॉल r। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला ये जो होगा या ये जो होगा ये पूरी चीज़ ये पूरी चीज़, ठीक है, कैपिटल R है। ये इन्होंने कुछ बोला। ठीक है, तो ध्यान से देख लो इस डायग्राम को, थोड़ा वीडियो को बड़ा कर देना, स्क्रीनशॉट लेना, चौड़ा करना। क्या बोल रहे हैं, 4 हम पे एटम है, बीच में देखो वॉइड बनी, वॉइड का मैंने एक इमेजिनरी स्पेयर माना और इन्होंने बोला वॉइड का रेडियस स्मॉल r है, तो ये छोटी सी चीज़ आपकी क्या है, स्मॉल r है। देखो तो ज़रा, दिख रही है, हाँ दिख रही है, स्मॉल r है, और उन्होंने बोला एटम्स का रेडियस कैपिटल R है, तो इस सेंटर से ही माना ये रेडियस कैपिटल R हो गया, है ना, या हाँ पूरा ही माना। क्लोज पैकिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अज्यूम करना कि वॉइड ना नेग्लिजिबल है, तभी बन पाएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बन पाएगा, फिर डेरिवेशन को कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। एक लिमिटेशन लगा दी, वॉइड क्या है, नेग्लिजिबल है, इसका मतलब क्या है, हालांकि क्रेडिबिलिटी तो ये थी, असली में तो इतना होना चाहिए था कैपिटल R, पर हम थोड़ा सा आगे ले गए। आपको ये इतना दिख रहा है ना, ये इतना नहीं होगा, ये कितना होगा, जैसे पेन की निब होती है उसका भी 1/100 पार्ट होगा, बहुत छोटा पार्ट है ना, तो मैं थोड़े से एक्सटेंड करके आगे तक ले गया, तभी ये डेरिवेशन मेरी सफल हो पाएगी। बच्चों ये एंगल 90 होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, ये एंगल 90 हो गया, वेल एंड गुड। हाँ, एक काम करो, चेंज भी ना करो, इतना ही R ले लो तुम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैथ में ख़राबी होगी इसमें। ठीक है, इतना R हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ सिंपल सा, ये भी तो R होगा, इतना R होगा, और ये भी चीज़ क्या होगी, R होगी। चाहे वो डायग्राम में ये चीज़ छोटी लग रही है, वो चीज़ बड़ी लग रही है, पर पूरी आपकी R ही होंगी, इसका मतलब कुल मिला के 2R होगा ये चीज़ है। ठीक है, तो ज़रा मैं इसे बाहर बना लूँ तो आपको थोड़ा आसान होगा। बाहर क्या है, ध्यान से देखो, ये आप पे गोला है वाइड वाला, ठीक है, और ये चीज़ आपने R मानी, फिर इसके बाद यहाँ पे अपना एक ये वाली चीज़ शुरू हो रही, और यहाँ पे अपनी ये वाली चीज़ शुरू हो रही, और यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, इतना भी तो पार्ट R ही होगा, और इतना भी तो पार्ट क्या होगा, R ही होगा, सब रेडियस ही तो हैं, ये सब रेडियस हैं, R हैं। चलिए, और यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आपने कैपिटल R माना है, ये चीज़ आपकी कैपिटल R है, तो इतनी चीज़ भी आपकी कैपिटल R हुई, और क्योंकि यहाँ से बाउंड्री है तो इतना भी आपका R हुआ, और इतना भी आपका क्या हुआ, R हुआ। दोबारा समझ लो, वॉइड का रेडियस स्मॉल r वो ये रहा, फिर उसके बाद ये पूरी चीज़ r ये रही, उसके बाद ये चीज़ पूरी r ये रही, ये भी स्मॉल r ये भी स्मॉल r, और पूरी चीज़ देखिए यहाँ से r यहाँ से r, तो कुल मिला के 2r। तो इस r और r को हटा के मैं 2r लिख रहा हूँ, ये हमने 2r लिख लिया। अब इन्हें कुछ मानना पड़ेगा, तो सेंटर को O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए
क्या ओ ए और ओ बी सेम है? जल्दी से बताइए। ओ ए और ए ओ बी, ये ए हो गया, ये ओ है, ये बी है। तो ध्यान से देखो भाई, ओ ए और ओ बी सेम ही तो हैं। क्यों है सेम? क्योंकि देखिए ओ ए बी आर प्लस स्मॉल आर है और ओ बी भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। इतना आर है और इतना स्मॉल आर है। बच्चों यहाँ तक आर है, उसके आगे यहाँ तक स्मॉल आर है। तो दोनों ही चीज़ तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। इसका मतलब ये कुल मिला के आर प्लस आर है। ये एंगल आपका 90 है। अच्छा बच्चों, ए बी कितना है? तो ए बी आपका 2r है। ए बी पूरा कितना है? 2r है। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई हैं तो बेटा अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, वाइड आपकी नेग्लिजिबल है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। आप मुझे बताइए हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ? भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ए बी है। चलिए बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर कौन है? कोई भी 90 के इधर वाला या इधर वाला, किसी को भी। तो परपेंडिकुलर ए ओ मान लो, तो जो बची बेस होगी वो, तो बेस कितनी होगी? बी ओ या ओ बी। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम ने बोला था हाइपोटेन्यूज ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर ए ओ का स्क्वायर प्लस बेस ओ बी का स्क्वायर या बी ओ का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू डालिए बच्चे। ए बी की वैल्यू है 2r, इसका लेना है होल स्क्वायर। ए ओ और ओ बी दोनों आपका सेम है, r प्लस आर का होल स्क्वायर है, r प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये भी है r प्लस आर का होल स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा ना। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कितना होगा? 2 अल्फ़ा स्क्वायर। ऐसी ये चीज़ क्या बनेगी? 2 टाइम्स ऑफ r प्लस आर का होल स्क्वायर। नहीं मान रहे? मत मानो। इन दोनों से r प्लस आर का होल स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जब आप कॉमन लोगे तो बेटा यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। जब सारा ही कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ से भी 1 बचेगा, और बीच में क्या है? प्लस है। 1 + 1 दोबारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब तो लिख सकता हूँ मैं कि ये चीज़ पूरी क्या है? 2r प्लस आर का होल स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर हुआ 4 और r का स्क्वायर हुआ बेटा 2 2 जा आपका कटा 4। ठीक है, 2 कट गया। तो आप पे अल्टीमेटली बचा क्या? आप पे यहाँ पे अल्टीमेटली बचा 2r स्क्वायर। यस, उधर क्या बचा? r प्लस आर का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, 2r स्क्वायर r प्लस आर का होल स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसको खोलो तो ये आएगा r स्क्वायर। यस, फिर r स्क्वायर। यस, फिर 2r। ओके, ये आ गया। ठीक है, ये जब r स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक है, ये जब r स्क्वायर उधर जाएगा तो आप पे होगा क्या? अब मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, बनाते रहो साथ बाई साथ। तो 2r स्क्वायर के साथ ये r स्क्वायर गया तो माइनस का होगा, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस, और यहाँ बचेगा 2r प्लस आर स्क्वायर। ओके, 2r माइनस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका r स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप पे 2r है और यहाँ पे आप पे r स्क्वायर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं आप लोग? और कुछ तो नहीं है? नहीं, इतना ही है ना। तो ये फार्मूला भी नहीं बन रहा देखो, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2r कुछ होता ही नहीं है, बराबर 0। ये फार्मूला कुछ होता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करें? अगर मैं आर स्क्वायर ऐड भी करता हूँ तो फिर पुरानी वाली कंडीशन तो नहीं आएगी? नहीं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे बस एक ही टर्म की ज़रूरत है प्लस आर स्क्वायर की, तो मैं वही लगा रहा हूँ, प्लस आर स्क्वायर साथ में माइनस आर स्क्वायर। ये मैंने अपने मन से लगाए, प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर अपने मन से लगाया, साथ में माइनस का आर स्क्वायर पहले से चल रहा है और माइनस का 2r पहले से चल रहा है। ध्यान से देखो, ये चीज़ यस पहले से चल रही है, ये चीज़ यस पहले से चल रही है, ये चीज़ यस पहले से चल रही है। ये दो चीज़ जोड़ी। क्यों जोड़ी? इसलिए जोड़ी बच्चे ताकि ये तो a का स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ b का स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस 2ab हो जाएगा। मतलब इनको मैं साथ में लिख सकता हूँ ऐसे, आर स्क्वायर लिखा, यस, फिर यहाँ से आपका प्लस का आर स्क्वायर आ गया, यस, और माइनस 2r आ गया। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ ले ली, यस, ये चीज़ ले ली, यस, और मैंने ये माइनस का 2r ले लिया। तो आप पे यहाँ से माइनस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बचा, मतलब माइनस का 2r स्क्वायर बचा, और बराबर कितने के? 0 के। बच्चों ये चीज़ आपकी बनी r माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये चीज़ है 2r स्क्वायर, और बराबर कितने के? 0 के। अल्टीमेटली आप पे ये आया, मैंने माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर जोड़ा,
और होल स्क्वायर बनाया। ठीक है, कैसे बनाया वो आपको दिख गया होगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ये चीज़ थी। तो यहाँ पे अगर प्लस आर स्क्वायर होता तो मज़ा आ जाते। तो मैंने प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, माइनस 2ab ये रहा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये रहा। एक माइनस का आर स्क्वायर ये है, एक माइनस का आर स्क्वायर पहले से था, तो माइनस का 2r स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, माइनस को उधर ही भेज दो, तो ये बना आर माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर कितने के, 2r स्क्वायर के। बच्चे मैं चाह रहा हूँ रूट लो, तो दोनों साइड आप लोग रूट ले लो। जैसे रूट लोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आप पे सिर्फ बचेगा r माइनस आर। ओके, देन ऐसे ही यहाँ पे आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का रूट r होगा और आप पे रूट 2 बचेगा। ठीक है, ये माइनस आर को आप उधर ले जाइए, तो r की वैल्यू आप पे आई r रूट 2 प्लस आर। क्लियर बच्चे, r रूट 2 प्लस आर बची आप पे। ठीक है, देन इसके बाद अब मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे करेंगे r कॉमन लो, वहाँ से r कॉमन लिया तो यहाँ से आया रूट 2, यहाँ से आया 1। ठीक है, एंड रूट 2 की वैल्यू आपको पता ही होती है कितनी होती है, 1.414 प्लस 1। तो 1.414 प्लस 1 आ जाएगा आपका 2.414। तो जनरली मेरा कैपिटल R स्मॉल r इंटू 1.414 प्लस 1 2.414 आया ये। ठीक है, R क्या है, एटम का रेडियस, स्मॉल r क्या है, वॉइड का रेडियस, और ये फैक्टर है। और आपको याद रखना है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आया। ऐसी कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए भी होगा, कितना होगा देखना पड़ेगा। अच्छा, हमने सही तो करा ना, हाँ सब सही है। ये कुछ गलती तो नहीं हुई, सब सही है। हाँ ठीक है, सब सही है। तो आप पे आ गया कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। बस मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, एक मिनट। हाँ, अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ 2.414 से तो आपका 0.414 आ जाएगा। बस यही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए होगा क्या, अगर मैं कुछ ऐसा चाहूँ कि स्मॉल r अकेला हो, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, ये 2.414 डिवाइड में जाएगा, तो r अपॉन 2.414 होगा, और 1 अपॉन 2.414 होता है आपका 0.414, तो 0.414 कैपिटल R आ गया। तो आपको दो फार्मूले पता चले, एक तो R की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू 2.414, एक तो आपका ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ स्मॉल r कितने के बराबर है, कैपिटल R इंटू 0.414। अब आप कैसे भी याद करें इसे, 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाएगा। और ये दोनों चीज़ें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हम एक ही लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल r के टर्म्स में, है ना। तो स्मॉल r के टर्म्स में r इंटू 0.225 होगा, यस 0.225 ये है, और ये है आपका टेट्रावॉइड के लिए। आपको याद रखना है दोबारा, स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ इमेजिनरी वॉइड या इमेजिनरी रेडियस ऑफ वॉइड, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ एटम। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऑक्टा और टेट्रा। मिल ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी बड़ी बात नहीं है समझने के लिए कि टेट्रा वॉइड भी ऐसे निकल सकता है, पर डेरिवेशन आपके कोर्स में ही नहीं है बच्चों। तो मैंने ऐसे ही समझा दिया, सीधा लिखता तो आपके दिल में धक्का लग जाता कि कैसे लिख दिया, है ना। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, डिराइव करके। ठीक है, ये चीज़ें देख लो। बच्चों ज़रा मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी देख लो, जो वॉइड्स होती हैं वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितनी होगी और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी होगी, पहले ही बताया था, आज भी रिकॉल करा रहा हूँ। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में तो आपकी 12 होती हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपकी 18 होती हैं। तो ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि वॉइड्स बताइए आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितनी है, तो याद रखना 12 है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी 18 है।
ECP में भी इतनी होगी, एंड क्लोज पैकिंग में भी इतनी होगी, या FCC में भी इतनी होगी। वाइट कितनी 12 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी होगी 18 होगी। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आप पे क्या है, इसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगी। बस मैं यहाँ पे चाहता हूँ आपको, अगर आपको वो चीज़ें याद हैं तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो आप लोगों को बताना है। डिफरेंस मैं पूछूंगा। जैसे आपको पता है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बीच में डिफरेंस आप बता सकते हो। क्रिस्टल लैटिस दीवार है, यूनिट सेल आपकी क्या ब्रिक है। ऐसे ही आप ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड के बीच में डिफरेंस बता सकते हो, है ना। ऑक्टाहेड्रल वाइड कौन ऑक्युपाई करते हैं, या ऑक्टाहेड्रल वाइड हमेशा क्या होती है, आधी होती है एज कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल वाइड। या आप ये बोल सकते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड में 6 स्पेयर होते हैं घेरने वाले, और टेट्रा में सिर्फ कितने होते हैं, 4 होते हैं घेरने वाले। ये आप बता सकते हो सराउंडिंग या कोऑर्डिनेशन नंबर से बता सकते हो। ऑक्टा में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, टेट्रा में 4 होगा। ऐसी क्योंकि मैंने आपको क्लोज पैकिंग पढ़ने के लिए बोला था, क्रिस्टल सिस्टम और क्लोज पैकिंग दोनों पढ़ने के लिए बोला था। सिंपल सा डायग्राम है, ये वाला नोट्स आपको मिला होगा, ये सबसे पहले नोट्स मैंने यही दिया था। तो इसमें ये मैंने क्लोज पैकिंग बना रखी है ग्रीन से उसमें। तो आप देखिए कैसे कैसे क्लोज पैकिंग है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। आगे देखिए 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। तो ये जो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इसका मतलब हुआ क्या, सिंपल सी बात है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है आप उससे उतार लेना है ना। यहाँ पे मैं ऐसे रफली समझाऊंगा। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मतलब क्या हुआ, मान लो एक ये अपना हीरो एटम है, ये काम का एटम है, हीरो वाला है ना, ऑब्जर्व वाला, और इसको एक एटम ये घेर रहा है, एक एटम ये घेर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इस एटम को नियरली कौन घेर रहे हैं, 2 ही घेर रहे हैं भाई। ये थोड़ी घेर रहा है, ये तो इसको घेर रहा है ना, और ये वाली चीज़ इसको घेर रही है। मैं तो इस हीरो एटम की बात कर रहा हूँ। इस हीरो एटम को घेरने वाले 2 हैं। तो 1D क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। ऐसी अगर आप पे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बच्चों 2 तरीके से बन सकती है। कैसे कैसे वो 2 तरीके हैं जरा मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला तरीका तो ये है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये सबसे आसान होती है बनानी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कुछ नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इक्विडिस्टेंट है, देखो ये। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे हमारे किसी एक एटम को कितने घेर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि एक एटम को कितने घेर रहे हैं। तो आपको टचिंग देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको दिखने में तो ये लग रहा है कि इस एटम को 6 घेर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं। आप ध्यान से देखो, इस बीच वाले को मैं गोला मारता हूँ, इसकी टचिंग एक तो पहले इससे है, इस वाले से है। टचिंग देख रहे हो ना, ये टचिंग है, ठीक है। तो एक तो ये रहा, ठीक है, इससे टचिंग है, देखो सामने सामने बना रहा हूँ। एक देखो इससे टचिंग है, यहाँ देखो टच कर रहा है इसे, तो एक ये हो गया गोला, ये टचिंग है। एक देखो नीचे वाले से टचिंग है, ये रही, तो एक ये हो गया। और एक देखो ये वाला टच में है, तो एक ये हो गया, ठीक है। क्या ये वाला टच में है, क्या ये वाला, ये जो है इसको मैं ए मान रहा हूँ, क्या ये ए वाला इस ओ वाले से टच में नहीं है भाई, ओ वाले से टच में नहीं है। ये जो है इन दोनों से टच में है, पर ओ से टच में नहीं है। ध्यान से देखो, जरा खोल के देखो इसे, इमेजिनरी करके नोट्स से देखो कि ये वाला इसके टच में नहीं है, ये वाला इन दोनों, ये दोनों बीच में आ रखे हैं ना, इन दोनों के बीच में ये दोनों आ रखे हैं, तो कहाँ है, डायरेक्ट टच नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि ये वाला इन दोनों के साथ टच में है, तो इनडायरेक्ट टच तो है। डायरेक्ट टच तो बस इन 4 का है, तो 4 का है मतलब इस एटम को 4 घेर रहे हैं। तो 2D क्लोज पैकिंग में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये बात देख लीजिए, ठीक है, यह आया समझ में। अच्छा, 2D क्लोज पैकिंग में एक और है, ध्यान से देखिए। ये लेयर देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैं ये बताना चाह रहा था कि ये लेयर देखो एक जैसी है, ए
तो ये भी ए है, ये भी ए है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब लेयर एक जगह शुरू हुई और एक ही जगह ख़त्म हो रही है, तो इन सबको ए लेयर बोल दिया मैंने, ठीक है। बोलते हैं, ऐसी कन्वेंशन है कि ए लेयर बोल दो। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बाद एक और पैकिंग है, तो वो भी ज़रा देख लो, ठीक है। हाँ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बाद 2D क्लोज पैकिंग में एक और है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। ये 2D के अंदर ही आएगी। अब देखो ये कैसे बनती है। जैसे एक लेयर तुमने यहाँ से स्टार्ट करी, ये तुमने लेयर स्टार्ट कर दी, एक यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ख़त्म, फिर एक दोबारा फिर ऐसे स्टार्ट करोगे, देखूँ ज़रा, ऐसे स्टार्ट करी हुई है, हाँ, एक तुम आगे से स्टार्ट करोगे ऐसे, ये, ठीक है, फिर एक तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, आती नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाता मैं, ऐसे स्टार्ट करोगे। अब अगर तुम देखो कि ये जो हीरो है, हीरो कितनों के साथ टच में है, तो ये जो अपना हीरो है, हीरो का एटम, ये कितनों के साथ टच में है, जो होगा एट रियल टाइम उसे गोला करते जाएंगे। देखो इसके साथ टच में है, यस, तो इसको भी गोला कर दिया। देखो इसके साथ भी टच में है, यस, तो इसको भी गोला कर दिया। देखो इसके साथ भी टच में है, यस, तो इसको भी गोला कर दिया, ठीक है। देखो इसके साथ टच में है, यस, तो इसको भी गोला कर दिया। और किसके साथ है हीरो टच में, और किसी के साथ है नहीं, तो इसलिए 2D में यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया। आई बात समझ में? इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया। 4 के साथ ही है ना टच में, 6 के साथ तो नहीं है ना। वैसे बोल तो रहे हैं 6 के साथ है, तो ठीक से बनाना पड़ेगा। लग तो 4 ही रहा था। तो आप एक काम करना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो नोट्स में है उसका डायग्राम बना लेना, ठीक है, या वहाँ से समझ में आ जाएगा, या मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ। चलो छोड़ो, अब देख के बनाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत आती है इसमें। 1 2 3 HCP चल रहा है 2D में, ठीक है, 5 6। दूसरी लेयर कहाँ से स्टार्ट, से इधर से, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी लेयर इधर से स्टार्ट, 1 2, फिर आपकी 3, फिर आपकी 4, फिर आपकी 5, फिर आपकी 6। आप बुक की भी हेल्प ले सकते हो, ये है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो ये इसके साथ टच में होगा, यस होगा, और इस हीरो के साथ एक तो ये टच में, ठीक है, एक ये टच में, ठीक है, एक ये टच में, ठीक है, 3 हो गए, 4 5 तो हो गए। इसका मतलब इस वाले को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये भी टच में आ जाए, तो 6 बनेगी। इसलिए डायग्राम में एक बार देख लेना बुक के, है ना, या नोट्स के, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसमें बता रखा है। 2-3 मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, उसमें पैकिंग ठीक तरीके से है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए। देखो 5 तक तो मैं ले आया, ये डायरेक्ट में दिख रहा है, ये डायरेक्ट में, ये नहीं दिख रहा था, पर थोड़ी इसकी पैकिंग ऐसी होगी, तो ऑब्वियसली ये भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही शो करेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे लेयर एक जैसी नहीं है, एक लेयर देखो आगे से स्टार्ट हो रही ए, तो ये वाली भी देखो आगे ही होगी यहाँ पे, तो ये भी ए है, पर बीच में अलग है, मतलब बीच बाद में स्टार्ट हो रही, बी वाली थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही, तो उसे बी बोल देंगे, है ना। तो आपको ये पता चला स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो थी आपकी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसमें आपकी ए टाइप की पैकिंग थी। फिर आपको पता चला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है उसमें एक ए है, फिर एक बी है, फिर एक ए है, फिर एक बी है, फिर एक ए है, फिर एक बी है, ऐसी है। तो बेटा ऐसी बुक में देखना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है उसमें ए है, ठीक है, एक लेयर, दूसरी लेयर अलग ही है बी, तीसरी लेयर भी अलग है, तो ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी। तो ये डिफरेंस याद रखना, चाहे डायग्राम से याद रखो, चाहे ऐसे ही याद रख लो कि जो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें सारी लेयर एक जैसी हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक ही लेयर होती है, तो उसे ए टाइप के बोलते हैं। आप एक्स मत बोलना, बी मत बोलना, जो बुक में है वही बोलो। कितनी है ए टाइप के, तो ए बोल देंगे। ऐसे इसका आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो मेरे लिए एक अनफेल्ड, मतलब फेल्ड अटैम्प्ट हो गया, अब बुक में देखना ठीक था, तो उसमें ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी होगी, 2 लेयर हैं। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 3 लेयर होंगी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो ये आपके ऊपर है, क्रिस्टल सिस्टम भी खुद पढ़ो और ये चीज़ भी खुद पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी।
चलिए, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आपका कंडक्टर्स के बारे में टॉपिक जो है। इसके बाद कंडक्टर अगर हमने ठीक से पढ़ लिया तो उसके बाद हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पे जो टॉपिक है अब वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखनी है। भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉलिड जनरली 3 तरीके से डिवाइड है। वो 3 तरीके से क्या डिवाइड है कि एक तो इसमें निकलता है कंडक्टर, ठीक है, एक निकलता है इसमें सेमीकंडक्टर, ये आप बचपन में पढ़ चुके हो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और एक निकलता है आपका इंसुलेटर। कंडक्टर के साथ एक है सेमीकंडक्टर और एक है आप पे इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर की आपको डेफिनेशन पता है, विच कैन ईजिली अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। इंसुलेटर विच डजंट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और सेमीकंडक्टर हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। ये आपने पढ़ाई है, ठीक है। मैं आपको मेन चीज़ें इसमें ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो देखिए, कंडक्टर में जैसे इंसुलेटर आ गए, ये आप जानते ही हो, कंडक्टर में इंसुलेटर आ गए, कंडक्टर में आपके मेटल्स आ गए, जैसे मेटल्स होते हैं वो आ गया, पानी हो गया वो आ गया। इंसुलेटर में आपके जैसे वुड आ गया, माइका आ गया, ग्लास आ गया। सेमीकंडक्टर आप लोगों को पता है, जितने भी आप ट्रांजिस्टर देखते हो या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखते हो उसमें ग्रीन कलर की शीट होती है, ग्रीन कलर की, जिसमें सोल्डरिंग हुई रहती है, आईसी उसी लगी रहती है, बहुत सारे वो चीज़ें मॉड्यूल्स लगे रहते हैं ना सीपीयू के, तो वो आपका सेमीकंडक्टर होता है। मेन बात क्या है, हम इनकी कंडक्टिविटी रेंज याद रखेंगे। कंडक्टिविटी रेंज एग्जाम्पल तो आपको बहुत मिलेंगे। तो अगर मैं इनकी कंडक्टिविटी रेंज देखूं, कंडक्टिविटी रेंज कि कौन कितना कंडक्ट कर रहा है, तो भाई कंडक्टर सबसे ज़्यादा करता है, तो उसकी जो ऑर्डर होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो कितना है बेटा, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7, इतनी इनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है। किसकी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी रेंज कितनी होती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7, ठीक है। इनकी थोड़ी कम होती है सेमीकंडक्टर की, इनकी होती है 10 की पावर -6 से 10 की पावर -4। अरे सर ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप तो बोल रहे कुछ तो होती है सेमीकंडक्टर की, इतनी कम मत रखो। नहीं बेटा, रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंसुलेटर की होती है 10 की पावर -10 से 10 की पावर -20। तो आप देखो सबसे छोटा यही है। तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, सेमीकंडक्टर की थोड़ी बढ़ जाती है, और कंडक्टर तो भाई क्या ही कहने, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ज़रा मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, थोड़ा फिजिक्स का हेल्प लेते हैं और इसे समझते हैं ज़रा। आप ये देखिए कि जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई कंडक्टर में एक चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़, कंडक्टर में सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस पढ़ना होता है। ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक तरह का रोक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जो इसी कंडक्टर के, जो कंडक्टर होगा रॉड फॉर्म में, उसके जो अपने इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल या आयंस होंगे, वो किसी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे जो रोक लगाएंगे, अपोज करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द नेटिव, जो अपने हैं नेटिव आयंस या एटम्स, टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बचपन में आपने पढ़ा था ये रेजिस्टेंस जो है, ये एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो सिंबल है ये हटता है तो रो आ जाता है, ठीक है। रो आपको पता ही है क्या होती है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर रेजिस्टेंस आपका आर है, मैं सारी ये कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका रेजिस्टेंस आर है, रो आपकी रेजिस्टिविटी है, एल आपकी लेंथ है, ए आपका एरिया है, एल बाई ए को वैसे सेल कांस्टेंट कहते हैं, आगे पढ़ोगे आप, है ना। तो रो की वैल्यू बताओ आप कितनी होगी, तो रो की वैल्यू क्या होगी, आर के साथ ए जाएगा और नीचे क्या रहेगा, एल रहेगा। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। बच्चों मैं एक टर्म और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर रो रेजिस्टिविटी है तो इसका कुछ उल्टा भी तो होगा। यस, वो सिग्मा होता है। फिजिक्स में मत जाओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये कम है ना हम पे सिंबल, वही यूज़ करने होते हैं। तो सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी होती है बच्चों, सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी होती है।
और ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है। सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी होती है और ये रेजिस्टिविटी का क्या होती है, उल्टा होती है। तो अगर रेजिस्टिविटी का फार्मूला RA/L है तो सिग्मा या कंडक्टिविटी के फार्मूले में L ऊपर आएगा और RA क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो आप लोगों को भी पता है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल में या कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये जो आपने सिग्मा में आपने देखा R कहाँ है, नीचे है, पर आपको पता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का भी रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। देख लो दोबारा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है आज भी, ठीक है। और सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, आपने देखा। तो सिग्मा टेम्परेचर के भी क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ये आपने अभी देखा है ना। किसी को डाउट होगा तो दोबारा पूछना। सिग्मा रेजिस्टेंस के भी इन्वर्स है और टेम्परेचर के भी इन्वर्स है, और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट है। अच्छा, मुझे ये पता चला सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। किसके लिए भाई, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब कंडक्टर में या कंडक्टर को जितना आप हीट कर दोगे, कंडक्टर को जितना आप हीट कर दोगे मतलब उसका टेम्परेचर जितना बढ़ा दोगे, कंडक्टिविटी उतनी ही घट जाएगी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंडक्टिविटी उतना ही घट जाएगी। यह आपका किस में, कंडक्टर में। तो कंडक्टर में आपका मेन कंक्लूजन ये निकला कि सिग्मा जो आपकी कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। यहाँ पे आपको रिलेशन पता चल गया टेम्परेचर और कंडक्टिविटी का कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का कैसा है, डायरेक्ट है। रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का भी कैसा है, इन्वर्स है। ये आपको पता चल गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक चीज़ देखेंगे यहीं पे कि पहले मैं इंक भर लूँ, है ना। तब तक आप देखो, इस चीज़ को रिवाइंड करो। चलिए देखिए, आपको कंडक्टर का समझ में आ गया, यस, कि कंडक्टिविटी और टेम्परेचर कैसे रिलेशन में, इन्वर्स रिलेशन में। अब जरा मैं आपको सेमीकंडक्टर का समझा दूं। तो सेमीकंडक्टर में बच्चों, एक सेमीकंडक्टर जो होगा ना, जैसे मैंने सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा पीस मान लिया, है ना। तो बेटा इसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, सर ये कोवेलेंट बॉन्ड तो हमने वहाँ पढ़ा था केमिस्ट्री में। हाँ बेटा, ये भी केमिस्ट्री चल रही है। नहीं सर, 12th वाली नहीं, 11th में पढ़ा था। हाँ पढ़ा था, पर ये थोड़ा अलग है। यहाँ वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के बीच में होता था। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। होल क्या होते हैं, होल एक नई चीज़ आ गई। होल, ये वो होल नहीं है, वॉइड नहीं है जो क्लोज पैकिंग में होता है, ये अलग तरह का होल है। तो मैं आपको होल बता देता हूँ क्या चीज़ होती है ना। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो तो आपने बहुत बार सुना होगा कर्नल के बारे में, KERNEL, कर्नल ही होल होता है। चलो नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ होल है क्या। होल कुछ भी नहीं है। होल क्या है, बस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बस होल है क्या, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, वैकेंसी है। ज़रा मैं समझाता हूँ आपको। मान लो जैसे ये कंडक्टर है, मान लो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से शुरू करा, अब वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो भाई यहाँ से तो गया, अब यहाँ पे क्या बन गया, वैकेंसी हो गई। उसे ही हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी भागा, इधर भाग गया, तो ये भी क्या बनी, होल बनी। वो तब तक भर जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब यहाँ है, तो यहाँ पे खाली जगह है, उसे हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो होल इज़ द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं दो के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। अब आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा था कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। दो फैक्टर जोड़ेंगे। पहले आप ये देखिए, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, जिसको आप एंथैल्पी भी बोलते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर के। किसकी बात कर रहा हूँ भाई, सेमीकंडक्टर की सारी, कि भाई जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा।
जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स भी तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई आपने जैसे पहले 10 केल्विन टेम्परेचर में आपने 5 कोवेलेंट बॉन्ड तोड़े तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर अब 10 केल्विन की जगह टेम्परेचर 50 केल्विन हो गया और आपके 100 कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं उसी सेकंड में, तो आपके 100 इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं, और जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं उतने फ्री चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। और बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। भाई कंडक्टिविटी या कंडक्शन करता कौन है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ तो मुझे लग रहा है कंडक्टर का उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनरली सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ये कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट जाएगा, है ना, उतना ये कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट जाएगा। और जितना कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, या उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए उतनी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ तो मुझे ये दिख रहा कि टेम्परेचर बढ़ा, हाँ बढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटे ज़्यादा, हाँ टूटे, फ्री इलेक्ट्रॉन निकले ज़्यादा, हाँ निकले, कंडक्टिविटी बढ़ी ज़्यादा, हाँ बढ़ी। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं और कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कंडक्टिविटी बढ़ गई पहले के मुकाबले। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कंडक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है। जितने टेम्परेचर बढ़ गया उतने बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ मेरा मेन कंक्लूज़न ये आया कि टेम्परेचर और कंडक्टिविटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ध्यान से समझना, इसे पार्ट में समझना। पहले ये समझना, पहले सिर्फ इतना समझना कि कोवेलेंट बॉन्ड और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, पहले ये अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना। फिर ये देखना कि कोवेलेंट बॉन्ड और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या रिलेशन है, बहुत बढ़िया। फिर ये देखना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, यस। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड और कंडक्टिविटी, इन सब के बीच में एक इंटरलिंकिंग बनाना, आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो जनरली मेरा ये कंक्लूज़न आया कि अगर हमारा कंडक्टर होता है तो वहाँ जो कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जबकि सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन में, रीज़न में लिखना है। आई बात समझ में? यस, शाबाश, इतनी आगे बात, वेरी गुड। तो आज इतने ही रखते हैं, थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहो, वेल एंड गुड। अब हम पे 2 ही टॉपिक बचे। मेरे को आपके सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है और डिफेक्ट के बारे में बताना है। अगली बार जो भी क्लास होगी उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।